फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा ये टर्म फॉरेन है। फॉरेन मींस अपनी कंट्री को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको फॉरेन कहते हैं। पापा फॉरेन गए हुए हैं, मतलब इंडिया से बाहर है। और एक्सचेंज रेट का मतलब होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज, इस पूरे टर्म का मतलब है फॉरेन करेंसी। ये ना टर्म फॉरेन एक्सचेंज, इस फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया फॉरेन करेंसी। अगर हम इंडियन करेंसी को हटा दें तो वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी है उनको हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक, और रेट का मतलब होता है प्राइस। जैसे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी का प्राइस क्या है। जैसे डॉलर का प्राइस देखा जाए आज की डेट में, बड़ी हलचल हो रही है इसमें, ये 78 रुपीज के अराउंड है। ये रेट है। रेट का मतलब ये प्राइस है ना। हम पूछते हैं भैया ये चीज क्या रेट है, तो रेट का मतलब इसका भैया प्राइस क्या है। ये वेजिटेबल क्या रेट है, ये फ्रूट्स का क्या रेट लगा, मम्मी पूछती है इसमें क्या रेट दिया, तो रेट का मतलब होता है प्राइस क्या है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कितना है, यानी कि वो रेट है जिस रेट पर दोनों करेंसी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज एक्सचेंज फॉर द अदर। जिस रेट पर करेंसी आपस में बदले जाएंगे। अगर आप 78 रुपए देंगे तो आपको $1 मिल जाएगा। ठीक, अपनी कंट्री की 78 यूनिट्स देनी पड़ेंगी, अमेरिका की 1 यूनिट लेने की, वहां का 1 यूनिट करेंसी परचेज करने की, वहां का 1 रुपया लेने के लिए आपको अपनी कंट्री के 78 यूनिट्स देनी पड़ेगी। ठीक, अब ये जो एक्सचेंज रेट है ये कैसे डिसाइड होती है? इसको डिसाइड करने के 3 सिस्टम है इस दुनिया में। ठीक, एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि ये सिस्टम क्या है कि इसमें जो ये रेट ऑफ एक्सचेंज है ये उस कंट्री की गवर्नमेंट करेगी। ठीक है आदि, अगर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि $1 इक्वल टू 40 रुपए है तो ये 40 रहेगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ ए करेंसी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। सरकार डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ने कह दिया भाई 40 है तो 40 रहेगा। हमारी गवर्नमेंट हाँ, वो IMF होता है एक इंस्टीट्यूशन, वो एक दोनों के बीच में गवर्नमेंट से बात करता है कितना रेट ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ, हमारी कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज होगा, तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। होता क्या है कि ये डिटरमाइंड, ये एक्चुअली डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही होता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल देखना बेटा, अभी मान लीजिए कि बच्चे हम यूएस जाना चाहते हैं और यूएस में इंडिया में $10 की डिमांड है। ठीक, अगर गवर्नमेंट को रेट ऑफ एक्सचेंज को ये कांस्टेंट रखना है तो उसको $10 की सप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस सिस्टम के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि अगर गवर्नमेंट को रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स रखना है तो उसको अपने पास बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ेगा। पता नहीं जितनी डॉलर की डिमांड है मार्केट में, गवर्नमेंट को उतनी ही सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को अपने पास बहुत बड़ा रिजर्व रखना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक, अगर गवर्नमेंट के पास रिजर्व नहीं है और मार्केट में डिमांड ज्यादा है डॉलर की और गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट को रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो होता डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही है, बस बीच में गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर देती है। काम डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ठीक, अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई गवर्नमेंट को उसके बराबर करनी पड़ेगी ताकि रेट ऑफ एक्सचेंज कांस्टेंट रहे। अगर डिमांड ज्यादा है और गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर रही तो गवर्नमेंट को मजबूरी में आके रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, डॉलर मार्केट से महंगा परचेज करना पड़ेगा सप्लाई बढ़ाने के लिए। ठीक, तो करती पीछे गवर्नमेंट ही है। तो इस सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि इसमें गवर्नमेंट को अपने पास बहुत बड़ा एक्सचेंज रखना पड़ेगा ताकि डिमांड सप्लाई को बैलेंस रख के रेट ऑफ एक्सचेंज को फिक्स कर पाए। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये नाम फिक्स है लेकिन फिक्स का मतलब फिक्स नहीं हो गई, ये चेंज होती रहती है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, उस हिसाब से गवर्नमेंट कर देगी। तो ये नाम फिक्स्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड हो रहा है, ये चेंज होती रहती है। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेकंड सिस्टम है, इसकी सबसे अच्छी मेरिट ये है कि ये फिक्स होता है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट होता है।
क्योंकि सबको पता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज में फ्लक्चुएशंस होंगे ही नहीं, रेट है तो इस पे ट्रेड होता है। वैल्यू चेंज होती तो रहती, कभी 80 कभी 70। ये आज नहीं सर, मतलब हाँ एक दिन में तो नहीं, बट आज की डेट में आज भी सिस्टम नहीं है। आज हमारी कंट्री में अलग सिस्टम है। तो सर जैसे 1-2 महीने पहले 80 रुपीज था। आज की बात कर रहे हो, आज की मतलब इस सिचुएशन की। हाँ। वो बताता हूँ अभी कैसे क्या होता है, वो समझाता हूँ कि कैसे चेंज होती है वैल्यूज। अब दूसरा सिस्टम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नाम है फ्लेक्सिबल, यानी कि रेट कौन डिसाइड करेगा? रेट इसमें मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट में दो पावर्स होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डॉलर की डिमांड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के रेट को डिसाइड करेंगे। अभी कैसे डिसाइड करेंगे ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक? ये कैसे डिसाइड करती है? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ ए कंट्री इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। बाजार रेट डिसाइड करेगा। तो रेट दो ही डिसाइड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या मार्केट डिसाइड करेगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, और मार्केट डिसाइड करेगा तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई। अभी कैसे डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, हम वो देख लेते हैं एक बार। देखो, मार्केट में दो पावर है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड के साथ में क्या होता है पहले देख लो एक बार। ये देखना, एक डायग्राम बनाता हूं। यहां मैंने फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस दिखाया है, डॉलर का प्राइस, और इस एक्सेस में मैंने डॉलर की डिमांड को शो किया है, ठीक? अगर डॉलर का प्राइस काफी ज्यादा है मार्केट में तो डिमांड कम होगी, इनकी लॉ ऑफ डिमांड तो हर चीज पे एप्लीकेबल है। और अगर डॉलर का प्राइस काफी कम है तो इसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? लॉ ऑफ डिमांड तो सब पे एप्लीकेबल है। तो आदित्य मान लेते हैं कि डॉलर का रेट जो है $1 इक्वल्स टू 50 रुपए का रेट चल रहा है, ये 50 का रेट है, ठीक? अब हम जब कह रहे हैं कि जब प्राइस कम होंगे डॉलर के तो डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। हर चीज की प्राइस जब कम होते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब डॉलर का रेट 50 से कितना हो गया? ये हो गया, मान लेते हैं 40 रुपए का रेट। अब प्राइस कम होने से डॉलर की डिमांड कैसे बढ़ेगी? डॉलर की डिमांड करते क्यों है आप ये देखिए। हम डॉलर क्यों चाहते हैं अपनी कंट्री के पास? हम डॉलर इसलिए चाहते हैं कि हम जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनका पे कर पाए। बाकी हमारी कंट्री में तो रुपए से काम चल जाता है, आपस में तो हमें लेन देन के लिए डॉलर नहीं चाहिए। तो डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं? बाहर से जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनका पेमेंट करना है, इंपोर्ट का पेमेंट करने के लिए, तो इंपोर्ट को पे करना है, ठीक? इंपोर्ट को पेमेंट करना है, तो इंपोर्ट का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। इंपोर्ट का मतलब हम खरीद रहे हैं उनकी गुड्स। तो मान लेते हैं बाहर से हमने एक टी शर्ट मंगाई, उस टी शर्ट के लिए हमने कितना पे करना है? $1 की टी शर्ट से 50 रुपए पे करने हैं। इस बार हम टी शर्ट मंगा रहे हैं, अगली बार जब रेट ये आ गया तो आप मान के चलो कि रेट 25 रुपए है, तो अब हमें $1 की टी शर्ट के कितने देने पड़ेंगे? पहले से कम पैसे देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन गुड्स हमारे लिए चीपर हो गई हैं। तो इस केस में हम ज्यादा डॉलर फॉरेन गुड्स की डिमांड करेंगे, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डॉलर की डिमांड भी ज्यादा होगी, है ना? सिंपल सी बात है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस अगर कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि हमारे लिए इंपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएंगे। क्योंकि पहले हमें $1 की टी शर्ट के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे, टी शर्ट $1 की है, और अब वही $1 की टी शर्ट के लिए हमें 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक? तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि इंपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे? वो चीपर हो जाए। इंपोर्ट चीपर होते ही हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो डॉलर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो बात सच है कि जब डॉलर का प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इंपोर्ट्स मान लीजिए चीपर हो जाते हैं, और जब डॉलर एक्सपेंसिव हो गया तो डॉलर की डिमांड कम हो जाती है। अगर मान लीजिए इसका प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? डॉलर का मान लीजिए रेट आ गया 100 रुपए, अब $1 की टी शर्ट के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए। तो वो टी शर्ट हमारे लिए महंगी हो गई ना अब तो।
तो इस केस में हम टी शर्ट परचेज नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट को कंट्री में नहीं करेंगे। तो जब इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो पेमेंट भी नहीं करेंगे, और जब पेमेंट ही नहीं करेंगे तो डॉलर की डिमांड भी क्यों करें, मतलब ही नहीं कोई। तो ये ध्यान रखना कि जब डॉलर के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका रीजन हमारे लिए ये इंपोर्ट जो है वो चीपर या एक्सपेंसिव हो जाते हैं। डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, इंपोर्ट के लिए करते हैं, ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना। ठीक, अगर डॉलर का रेट, अगर पेट्रोल अभी देखो डॉलर का रेट अभी 20 रुपए हो जाए, हमारा जो पेट्रोल है सस्ता हो जाएगा, खूब पेट्रोल लेंगे। डॉलर से पेट्रोल तो हाँ, लेकिन ट्रेड जो है वो डॉलर, पेमेंट डॉलर में ही करते हैं। हर कंट्री ने डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई लेन देन में इसको यूज करते हैं। हमें कुछ हम एक्सपोर्ट करते डॉलर में लेते हैं, जब इंपोर्ट करते डॉलर पे करते हैं। ये सब मीटिंग में डिसाइड हो गया था। 1944 में अमेरिका के एक शहर में मीटिंग हुई थी कि भाई ये लेन देन में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होगी। पहले गोल्ड चलता था, गोल्ड बहुत लिमिटेड था, देखा होगा पुराने टाइम पे गोल्ड से लेन देन करते थे लोग, गोल्ड बहुत लिमिटेड था। तो फिर ट्रेड में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई डॉलर गोल्ड की जगह पर हम डॉलर को ही मान लेते हैं करेंसी। पहले ऐसा सिस्टम था कि मान लीजिए एक्सचेंज रेट क्या होता था, जैसे मान लो 1 ग्राम गोल्ड जो है वो इंडिया में है उसका रेट 50 रुपए, और 1 ग्राम गोल्ड का रेट यूएस में है $1। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज। ये गोल्ड स्टैंडर्ड के थ्रू होता था। बाद में गोल्ड लिमिटेड था, तो बाद में हमने डॉलर को कन्वर्टेबल मान लिया, डॉलर से ही लेन देन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से डॉलर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होगी। हाँ जी सुजल जी। सर अगर ये तो हम सिर्फ डॉलर की बात कर रहे हैं ना, इन केस जैसे इंडिया और नेपाल की करेंसी है, नेपाली करेंसी हमसे कम है कंपेयर टू 1 रुपीज, है ना, आई थिंक। जी जी, तो वो भी दो गवर्नमेंट से डिसाइड होता है। नहीं, मार्केट से डिसाइड होता है। मार्केट में डिसाइड कैसे होता है वो भी हम समझेंगे, कि रेट डिसाइड कैसे होते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक, तो ये डॉलर का रेट इस तरह से इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। आप सप्लाई का हम सभी लॉ जानते हैं कि किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम होती है। यानी कि प्राइस डॉलर का पहले 50 है, अब ये 100 हो जाएगा। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो कंट्री में सप्लाई बढ़ेगी। ये डॉलर का सप्लाई का, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम हो जाती है। नॉर्मल सा लॉ है। कैसे होता है ये, हमारी कंट्री में डॉलर की सप्लाई होती कैसे है, एक्सपोर्ट के थ्रू होती है। तो यहाँ पर फोकस करना है एक्सपोर्ट के ऊपर, और डिमांड में फोकस करना है। डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, इंपोर्ट के लिए करते हैं। और सप्लाई देश में डॉलर आता कैसे है, एक्सपोर्ट से आता है, एक्सपोर्ट से आएगा। ठीक, अब मान लीजिए रेट है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि फॉरेनर्स हमारी कंट्री से परचेज कर रहे हैं। ठीक, तो $1 का रेट पहले 50 रुपए है, तो एक फॉरेनर आता है, वो एक टी शर्ट लेता है, 50 रुपए की टी शर्ट है, वो डॉलर देता है, 50 रुपए बैंक से लेगा, टी शर्ट को पे करेगा, चला जाएगा। अगली बार ये हो गया $1 इक्वल टू 100 रुपए। अब वो आता है और बैंक में जाकर $1 देता है, बोलता है भैया 50 रुपए दे दो पहले वाले की तरह से, मैं 50 रुपए की टी शर्ट ले लूं। बैंक ने बोला नहीं जी सर 100 रुपए एक्सचेंज रेट है, अब आप 100 रुपए ले लो। उसने जब $1 दिया उसको 100 मिल गए, ज्यादा पैसे आ गए। इसका मतलब अब इंडिया से वो 2 टी शर्ट परचेज कर सकता है 50-50 रुपए वाली। ठीक, या आधा डॉलर में ही काम चल गया उसका। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन आएगी तो इंडियन गुड्स क्या हो जाएंगे, उनके लिए चीपर हो जाएंगे। और जब इंडियन गुड्स चीपर हो जाएंगे तो वो खूब खरीदेंगे, और जब खूब खरीदेंगे तो कंट्री में डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, कंट्री में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज करेगी। तो प्राइस बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है। जब डॉलर का प्राइस बढ़ता है तो उनके लिए हमारी गुड्स चीपर हो जाती है, और ये प्राइस बढ़ेंगे तो कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ने कंट्री को बेनिफिट मिलेगा, ये कहना चाहते हो। लेकिन आप अगर इंपोर्टर कंट्री हो तो आपके इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो उधर एक्सपोर्ट ज्यादा होने से उतना आप अर्न नहीं कर पाए जितना आपने इंपोर्ट महंगा होने से गंवा दिया है। तो फायदा क्या हुआ। तो आप ये सिचुएशन तब ठीक है जब आप एक्सपोर्टिंग कंट्री है,
तब इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बेटर रहेगी कि अपने एक्सपोर्ट बढ़ा लो और खूब बेचो, खरीदना आपको है नहीं चाइना। लेकिन अगर आप इंपोर्टर हो फिर आपके लिए सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो आप एक्सपोर्ट तो बढ़ेंगे, उस बड़े हुए एक्सपोर्ट से आप उतनी अर्निंग नहीं कर पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर भी ली, मालूम पड़ा इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए तो उससे डबल चला गया। तो फिर ये ऐसा नहीं कि एक सिचुएशन कोई हमारे लिए ठीक है, इंडिया के लिए तो कोई सिचुएशन ठीक होती ही नहीं, कंट्री अजीब किस्म का है। चाइना ऐसा करता है, चाइना के लिए ठीक है, वो अपनी इस तरह से उनके लिए ये फायदा होता है, उसके एक्सपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्टिंग कंट्री, हम इंपोर्टिंग कंट्री, हमें टेक्नोलॉजी, वेपन्स वगैरह, पेट्रोल वगैरह सारा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से अगर रेट गिरते हैं, डॉलर का रेट गिरता है, $1 इक्वल टू 25 हो जाता है, तो एक टी शर्ट के लिए उनको $2 देने पड़ेंगे। 50 रुपए की एक टी शर्ट लेनी है तो $2 देने पड़ेंगे, जिससे उनको लगेगा कि इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो रही, तो वो नहीं परचेज करेंगे, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और कंट्री में डॉलर की सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ ये बात प्रूफ हो जाती है कि प्राइस बढ़ने पे डॉलर की डिमांड कम होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है, और प्राइस में और डॉलर की सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो जब सप्लाई की बात आएगी तो एक्सपोर्ट को देखेंगे, और जब डिमांड की बात आती है तो इंपोर्ट को देखते हैं। डिमांड क्यों करते हैं? इंपोर्ट के लिए, बीच में इंपोर्ट लेके आना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट लेके आना है। सप्लाई देश में डॉलर की कैसे होती है? वो एक्सपोर्ट करने से ही होती है। तो डॉलर का रेट बढ़ेगा तो उनके लिए हमारे गुड चीपर हो जाएंगे, लेकिन हमारे लिए उनकी गुड एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। तो ये एक जनरल लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई होता है। अब देखना रेट कैसे मार्केट में डिसाइड होते हैं किसी भी चीज के, डॉलर का रेट कैसे डिसाइड, ठीक। मैं कई सारे रियल लाइफ सिचुएशन लेके बताता हूँ एग्जांपल से। आप 11th क्लास पढ़कर आ चुके हैं और आपने देखा है किसी भी चीज का रेट जो है वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है, और जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है ये मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये प्राइस डिसाइड हो गया डॉलर का, और इस प्राइस पर ये डिमांड और सप्लाई हो गया, डिमांड एंड सप्लाई, और ये प्राइस डिसाइड हो गया, ठीक। ये हम सभी जानते हैं, ये मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है, इस प्राइस पर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, ठीक। अब सिचुएशन क्या हुई, ये रेट चला आ रहा था, ध्यान देना बच्चे, मान ध्यान से, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कोई भी एमसीक्यू बड़े अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे, समझना। चैप्टर बस यही लास्ट टॉपिक है और इसमें कुछ है नहीं, ये यही बस है सब कुछ। वो मैनेज्ड है, वो तो छोटी थ्योरी ऐसा ही है, मेन तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से समझना है आपको, यही चैप्टर का मेन पार्ट है। अब क्या है कि ये रेट था, मान लेते हैं कि 50 रुपए का डॉलर का रेट चल रहा है, 50 रुपए का रेट है, उस रेट पे $100 की डिमांड है और $100 की सप्लाई है, ठीक। $100 की डिमांड है और $100 की सप्लाई। ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, $100 की डिमांड है, $100 की सप्लाई। मोदी जी अचानक क्या हुआ, एक सिचुएशन लेते हैं रियल लाइफ की। चाइना में और अमेरिका में किसी कारण से लड़ाई हो, दोनों कंट्री आपस में लड़ गए, तो अमेरिका ने बोला कि अपनी कंपनी से, अमेरिका की बहुत सी कंपनी चाइना में है, तो जब दोनों में लड़ाई होगी तो अमेरिका ने अपनी कंपनी से बोला कि चाइना छोड़ दो भाई, हमारे इससे संबंध खराब हो गए हैं, हम इस कंट्री में अब काम नहीं करेंगे। तो कंपनी से कहा ठीक है छोड़ देते हैं, अब कहाँ जाए हम, तो अमेरिका ने बोला चाइना को छोड़ो, इंडिया में काम करो जाके, इंडिया में अच्छा कंट्री है। तो वो सारी कंपनी इंडिया आ गई। अब उन कंपनी के इंडिया आने से हमारी ये फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक। अब बस आपको अगर इम्पैक्ट जानना है तो आपको एक चीज सोचनी है कि जब वो कंपनी हमारी कंट्री में आएंगी तो डॉलर की डिमांड चेंज होगी कि सप्लाई चेंज होगी। जब वो कंपनीज हमारी कंट्री में आ रही हैं तो खूब सारा पैसा लेके आएंगी, वो अपने साथ फॉरेन एक्सचेंज लेकर कंट्री में आएंगी, जिससे डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। सप्लाई ऐसे राइटवर्ड शिफ्ट होता है, कब इंक्रीज में याद होगा,
तो सप्लाई क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई होगी $200 की इस बार, और डिमांड कितनी थी, $100 की थी। डिमांड थोड़ा चेंज होगी, सप्लाई चेंज हुई, बाहर से कंपनी देश में आ रही है, जिससे सिचुएशन एक्सेस सप्लाई किया। एक्सेस सप्लाई मतलब डिमांड $100 की है और सप्लाई $200 की है, तो ज्यादा सप्लाई है एज कम्पेयर टू डिमांड एट गिवन प्राइस। इस प्राइस पर ही ये हुआ है, इस ₹50 के रेट पर, मतलब मार्केट में ये रेट था ऑलरेडी, इस रेट पर $100 की डिमांड है, लेकिन इसी रेट पर, सेम रेट मैंने दिखाया, देखो सेम रेट पर सप्लाई कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई, इसे बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। सेम रेट पर जब कंपनी आएंगी, रेट कुछ ना कुछ तो रेट कंट्री में होगा, एक्सचेंज रेट, लेकिन वो कंपनीज हमारी कंट्री में आ गई, तो एक्सेस सप्लाई बोलते हैं, जिससे रेट पे क्या इंपैक्ट हो, रेट अचानक डॉलर के गिर जाएंगे, $1 इक्वल टू जो ₹50 का था वो आके ₹45 का हो जाएगा। तो मार्केट में जब ऐसा होता है कि रेट करेंसी का गिर जाए, यहाँ पे रुपया स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, इसको बोलते हैं कि एप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी। ये एप्रिसिएशन हो गया रुपीज में, रुपी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, वैल्यू बढ़ी है रुपए की, ठीक, डॉलर की वैल्यू कम हुई है, यहाँ रुपए की वैल्यू बढ़ गई। ये वैल्यू बढ़ना होता है, ₹50 से 45 आना रुपए की वैल्यू है। जब $1 इक्वल्स टू 1 रुपी हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो ये वैल्यू इंक्रीज करना है आदित्य, 50 से 40 आना वैल्यू इंक्रीज करना है। डॉलर का रेट गिर रहा है लेकिन रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक, ये बात पता है ना, इसे एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका उल्टा हो जाए, 50 से 60 हो जाए, तो ये रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अब ये सिचुएशन हमने देखी, ऐसा हमारी कंट्री में हुआ भी। ऐसी कंट्री कोई और ले लेते हैं एग्जांपल, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया, कैसे पाकिस्तान से क्या, करेंसी पाकिस्तान डॉलर से कम, तो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब जैसे हमारी कंट्री में मान लीजिए रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू ₹70 का रेट चल रहा है, ये रेट चल रहा है। अब इस रेट पर अचानक कुछ हो जाए, जैसे कि हमारी कंट्री में स्टडी के लिए अमेरिका स्कीम निकाल दे कि भाई इंडिया के लोग जो स्टडी करने के लिए आएंगे हम उन्हें रहना खाना इसे फ्री कर देंगे। तो इंडिया के लोग बहुत पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, तो जब इंडिया के लोग बाहर जाना स्टार्ट करेंगे तो डॉलर की क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। पहले रेट मान लीजिए $1 इक्वल टू 70 था, इसी रेट पर डिमांड बढ़ जाएगी, यहाँ डिमांड सप्लाई इक्वल होंगी, तभी तो रेट डिसाइड हुआ होगा। अब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे सिचुएशन क्या आ जाएगी, एक्सेस डिमांड, ठीक, जिससे रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। $1 इक्वल टू 70 से हो सकता है $1 इक्वल टू 80 का हो जाए, 70 से $1 इक्वल टू 80। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट डिसाइड हो जाता है। कोई क्वेश्चंस मन में है तो पूछ लीजिएगा यहाँ पर। जब डिमांड इंक्रीज होती तो एक्सचेंज कम नहीं हो जाता उसमें? अच्छा, ये चीज मतलब वो अब मुझे थोड़ी सी कहानी डिटेल में जाना पड़ेगा वो चीज बताने के लिए, 11th का है, लेकिन बच्चा ये जानना चाहता है, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज है। वो भी अलग से क्लास लेना, बता दूंगा मैं, वरना सब बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब बस आपको इतना देखना है यहाँ पर कि जब आप वो पढ़ते हो तो सप्लाई नहीं आती है, सिंपल डिमांड तरफ से देखते हैं तो डिमांड की साइड से वो साइड ठीक रहती है, और सप्लाई के हिसाब से देखते हैं वो साइड ठीक रहती है, दोनों को मिला के देखते हो। हाँ, वो जो रेट है ना, ये $1 इक्वल टू 70 का रेट है, ये रेट कैसे डिसाइड हुआ है, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल है, फिर इसी रेट पर डिमांड इंक्रीज हो गई। मार्केट में होता तो यही है, कोई ना कोई रेट ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, उसी रेट पे यहाँ सप्लाई बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड। हाँ, ये डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक, और ये एप्रिसिएशन हो गया, ये मार्केट में हुआ है। अगर गवर्नमेंट का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है
और गवर्नमेंट के टाइम पर रेट था $1 इक्वल टू 50 रुपए, और गवर्नमेंट ने इसे कर दिया 40 रुपीज, ये, या फिर गवर्नमेंट ने कर दिया 50 से 60, इसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट के टाइम गवर्नमेंट वैल्यू कम करे तो डिवैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू कम करे तो डेप्रिसिएशन है। मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, 40 हो गई, 50 से 40, तो ये एप्रिसिएशन है, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो ये रिवैल्यूएशन हो जाएगा। गवर्नमेंट डिवैल्यू करेगी? कभी कभी हमने ऐसा 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी कंट्री में, तो गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन किया था, जिससे कि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए। इंपोर्ट तो उसने खत्म, हमें करना ही नहीं इंपोर्ट, हम बस एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाह रहे थे, जिससे हमने करेंसी को डिवैल्यूएट किया था। तो इंडियन हिस्ट्री में 2-3 बार ऐसा हो चुका है। एक टाइम पे इंदिरा गांधी ने किया था डिवैल्यूएशन 1964-5 के अराउंड उस टाइम में, और एक टाइम पे मनमोहन सिंह जी ने किया। तो हम कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए करेंसी की वैल्यू डिवैल्यूएट कर देते हैं। $1 इक्वल टू 50 से $1 इक्वल्स टू 45 ले आएंगे, जिससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए हमारे गुड चीपर हो जाएंगे। जब $1 इक्वल टू 50 से 45 आएगा तो फॉरेनर के लिए हमारी गुड्स क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, तो हमारी कंट्री एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ने से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो ये 91 में किया था एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, रिफॉर्म्स के टाइम पर। तो ये चीज है, ठीक। तो ये तो कंक्लूजन है यहाँ पे, मतलब ये मान चलो कि कंक्लूजन टाइप का है, वरना वो रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे को 11th क्लास जानी पड़ेगी हमें, थोड़ा 11th क्लास में मार्केट मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, रेट कैसे डिसाइड होता है। वो इतनी डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जब भी क्वेश्चंस पूछे कोई आपसे रेट एक्सचेंज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको बस ऐसे एग्जांपल लेना कि डिमांड चेंज हो रही है कि सप्लाई चेंज हो रही है। इसमें से कोई एक चीज देख लेना, डिमांड इंडिया की तरफ से चेंज होगी, डिमांड हम सब करेंगे, और सप्लाई फॉरेनर्स की वजह से होती है। ठीक, अभी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, गोल्ड के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, यानी कि बाहर से गोल्ड अगर इंपोर्ट करोगे तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया उसके ऊपर। इसका हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट है? बाहर से सोना, गोल्ड की डिमांड कम हो गई जी, गोल्ड की डिमांड कम हो गई, डॉलर, हाँ, गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी, गोल्ड पे टैक्स लगा दिया, गोल्ड हो गया एक्सपेंसिव, गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी। तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी, वो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। जब आप इंपोर्ट ही नहीं करोगे, डॉलर की डिमांड भी नहीं करोगे, तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो गई, सप्लाई उतनी है, सिचुएशन क्या आ जाएगी? एक्सेस सप्लाई की। पहले $10 की डिमांड थी और $10 की सप्लाई थी, कोई ना कोई रेट रहा होगा मार्केट के अंदर। अब गवर्नमेंट ने क्या, डिमांड कम हो गई, डिमांड $5 की हो गई, लेकिन सप्लाई अभी भी $10 की ही है, सप्लाई तो चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई आ गई, और एक्सेस सप्लाई से रेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। $1 का रेट अगर मान लो 50 था, तो इसके बाद रेट जो है वो 40 हो जाएगा। इंडियन रूपी अप्रिशिएट कर गया, और फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पे 50 से 40 हो गई। ऐसा क्वेश्चन मान लो बन सकता है एमसीक्यू, कि गोल्ड पर इनको ड्यूटी लगा दी हमने। गवर्नमेंट ने इनक्रेडिबल इंडिया स्कीम शुरू की, मतलब ऐसी स्कीम है जिसमें कि फॉरेनर हमारी कंट्री में घूमने के लिए आए। इनक्रेडिबल इंडिया स्कीम, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए। इसका हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट है? सप्लाई बढ़ेगी, बस इतना देखना है, बाहर से फॉरेनर आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई एक्सेस हो जाएगी, जिससे रेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बस ध्यान रखना है ये चीज, ठीक। अभी एक करंट एग्जांपल आज का, हमारी कंट्री में जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बड़ी बड़ी कंपनी हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारी कंट्री से पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। इनको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी डिप्रेशन में आने जा रही है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी शेयर मार्केट में शेयर बेच बेच के अपना पैसा लेके जा रहे हैं। इसका हमारी एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट? सप्लाई कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जब इन्वेस्ट करते हैं सप्लाई बढ़ती है, अब जब वो निकल रहे हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, डिमांड तो इंडियंस करते हैं, कोई इंडियन चक्कर ही नहीं यहाँ पर। तो सप्लाई कम होते ही सिचुएशन आ जाएगी एक्सेस डिमांड की, और एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आते ही रेट क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। डॉलर का रेट अभी बढ़ रहा है आपकी मार्केट,
तभी रिकॉर्ड हाई इस समय है। इसका रीजन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर देश से भाग रहे हैं। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको बस देखना है कि डिमांड चेंज होगी, सप्लाई चेंज होगी, इतना देख, वो साफ साफ क्वेश्चन में लग जाता है। मैं देखता है हाँ आने की तरफ है। ठीक, तो ये चीज अब यहाँ तक इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट का हिसाब किताब आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो यही पूछेंगे इसमें, और क्या पूछ सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हाँ, एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी, एक है फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई, और एक मैनेज्ड हो गई, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब रेट ऑफ एक्सचेंज तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइड हुई है, इसमें गवर्नमेंट जो है, जो कंट्री का आरबीआई है, वो मार्केट में इंटरफेयर करता है और रेट ऑफ एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस कर देता है, चेंज कर सकता है। मान लीजिए रेट डिसाइड हो गया मार्केट में $1 इक्वल टू 50, अब आरबी से कम करना चाहता है, 49 लेके आना चाहता है रेट ऑफ एक्सचेंज, तो मार्केट में क्या करेगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो रेट अपने आप ही डॉलर के मार्केट में कम हो जाएगा। आरबीआई के पास भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा होता है, वो डॉलर बेचना स्टार्ट कर देगा मार्केट, सप्लाई बढ़ जाएगी। अरे फॉरेन एक्सचेंज रेट का तो 0.01% भी नहीं जाना आपने, 0.01%, 1% तो दुनिया में गिने चुने लोग जानते होंगे, और 100% तो सिर्फ भगवान ही जानता है। 1% तक तो शायद इको ऑनर्स करने के बाद भी ना पहुंच पाए। 2-3%, 4%, 10% फॉरेन एक्सचेंज की वंश समझना, ये तो फिर जो पीएचडी रिसर्च कर रहे हैं वही जानते हैं। ये तो सिंपल एबीसीडी बताई जा रही है कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऐसे डिसाइड होता है। उसमें से भी बच्चे परेशान होंगे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होने चक्कर क्या है, वो आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा बाहर बैठकर, वो समझ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये देख लेते हैं। चलो बता ही देता हूँ, बच्चे का मन है। एक बार बच्चे का क्वेश्चन समझे, कहाँ पे कंफ्यूज था बच्चा, नहीं समझे आप? हाँ, देखो होता क्या है रेट, चलो मैं आपको वाले सुना दूं, बच्चे ठीक है, अपना सेट है दिमाग में, रहने दो आपको। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो देखते हैं जरा। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक कॉलम बनाता हूं मैं इस टाइप से। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कुछ नहीं है, जो भी हम बाहर से लेन देन करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हम दुनिया के साथ करते हैं, खासकर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उसको हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं उसका, कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, क्या क्या हमने लेन देन किया। तो जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ठीक, कुछ नहीं है, एक कागज है जिसपे हम ये लिखते हैं कि कितना कुछ एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट, उस कागज को बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। एक रिकॉर्ड टाइप का हो गया, एक खाता टाइप का हो गया। तो इस अकाउंट के दो साइड होती है हमेशा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसके दो अकाउंट बनते हैं, एक है करंट अकाउंट, सुनना ध्यान से, करंट अकाउंट, और एक है कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो पार्ट होते हैं। करंट अकाउंट में क्या है, और हर अकाउंट की दो साइड होती है। जैसे मैंने एक साइड बना दी यहाँ पे क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का, अच्छा जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, जैसे आपके खाते में, मैं आपके अकाउंट में जाके मैंने 1 लाख डिपॉजिट कर दिया, तो क्या मैसेज आएगा आपको, क्रेडिटेड योर अकाउंट। हाँ, तो ये वो वाला क्रेडिट है। क्रेडिट मींस पैसे का आना, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमारी तरफ से तो डेबिट है, बैंक की तरफ से क्रेडिट। ये अकाउंटेंसी वाला नहीं है, ये अकाउंटेंस वाला क्रेडिट डेबिट नहीं है, ये सिंपल बैंक वाला क्रेडिट डेबिट है। जो खाते में पैसा, आप मेरे खाते में भी 10,000 रुपए डालिए, तो मैं तो दिखा देता हूँ कैसा आता है।
और नहीं देखना तो अभी डाल दो, तुम ट्रांसफर करो, मैं तुम्हें मैसेज अभी दिखाता हूँ, चलो करो ट्रांसफर। मान लिया मैंने। मान गए तो ठीक है, मान गए तो ठीक है, फिर अपना नहीं तो अब कर लो भाई, अब क्या कर सकते हो। और मैं क्रेडिट का दिखा दूंगा आपको मैसेज। तो ये क्रेडिट का मतलब बैंक वाला, ये अकाउंटेंसी वाला नहीं। खाते में पैसे आना, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और एक साइड डेबिट भी होगी, इसका मतलब होता है पैसे का जाना, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो क्रेडिट का मतलब हो गया पैसे का इनफ्लो, और डेबिट का मतलब पैसे का जाना। अगर मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ अभी, तो मेरे पास मैसेज फिर भी आएगा, वो डेबिट का है, वो दुखी करने वाला थोड़ा होगा। तो क्रेडिट का मैसेज देख के बड़ा अच्छा लगता है, और डेबिट का मैसेज देख के अच्छा नहीं लगता है, तो ये कॉमन सी बात है, सबके साथ ऐसा है। ऐसे ही ना आदित्य? तो क्रेडिट और डेबिट दो साइड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, और दो अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट है। इसके अंदर क्या लिखते हैं, जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करोगे बाहर, तो उस एक्सपोर्ट को हम क्रेडिट साइड में लिखें कि डेबिट साइड में लिखें? क्यों? क्योंकि आ रहा है पैसा। पैसे आएंगे, तो मैंने यहां लिख दिया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने, या विजिबल आइटम जिनको हम देख सकते हैं, वो मैंने लिख दिए क्रेडिट साइड में। और क्योंकि पैसे आ रहे हैं, गुड्स बाहर जा रही हैं, लेकिन उसके बदले में पैसा फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा। और डेबिट साइड में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि विजिबल आइटम। गुड्स हम देख सकते हैं, विजिबल गुड्स या विजिबल आइटम बोलते हैं इन्हें। तो क्रेडिट साइड में है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और डेबिट साइड में है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैं इसकी बात बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। बच्चे एक मिनट, थोड़ा मैं टॉपिक को थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। डॉलर का रेट था $1 = 50 का रेट। एक बार समझना, जो आप शायद 11th क्लास में या 12th क्लास में नहीं समझ पाए, $1 = 50 का रेट चल रहा है। किसी रीजन से इस रेट पे मैंने कहा कि बाहर से कंपनी कंट्री में आ रही है, तो सप्लाई एक्सेस में हो गई। तो जब सप्लाई एक्सेस में होगी तो रेट क्या हो जाएगा, गिर के मान लीजिए 40 रुपए हो गया। ठीक, यहां पर इस रेट पर मान लेते हैं $10 की डिमांड थी और $10 की सप्लाई भी थी, तभी रेट डिसाइड हुआ होगा ये वाला। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पर जब रेट सप्लाई अब एमएनसीज कंट्री में आ रही है, तो डॉलर ज्यादा आ गया, तो $20 की सप्लाई आ गई और $10 की डिमांड है। ठीक, तो रेट क्या हो जाएंगे, सप्लाई एक्सेस से रेट क्या हो जाएंगे, गिरेंगे। तो जब रेट गिरेंगे, ठीक ध्यान देना बच्चे, तो जब प्राइस कम होंगे सप्लाई एक्सेस होने से, तो कुछ सप्लायर मार्केट छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। तो प्राइस गिरने पे सप्लाई गिरनी शुरू हुई, ये कॉन्ट्रैक्शन है। और कुछ नया मार्केट के अंदर आएगा, तो डिमांड एक्सपेंड होगी। तो ये यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है प्राइस कम होने पर, यहाँ पे सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और रेट कोई जो रेट डिसाइड होंगे अल्टीमेटली वो रेट आ जाएगी। चेक करिए। ये तब है जब 11th क्लास में ही जब टॉपिक होते हैं, वहीं पे इन कॉन्सेप्ट को जो है धीरे धीरे क्लियर किया जाए अच्छे से। ठीक, वहां पे इतना डिटेल में कोई वहां बताता नहीं कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, जिसको वहां डिटेल में बताए, फिर आ जाती है प्रॉब्लम्स आगे जाकर। तो ये एक्सपोर्ट को यहाँ रिकॉर्ड किया और इंपोर्ट को यहाँ रिकॉर्ड किया। सेकंड, हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करेंगे तब, यानी कि इनविजिबल आइटम, वो भी हम रिकॉर्ड यही करेंगे। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम, गुड्स और सर्विसेज दोनों करंट अकाउंट में रिकॉर्ड। तीसरी चीज, मेरा ब्रदर इंग्लैंड रहता है और वहां से अपनी चाचा का बेटा है
तो इंग्लैंड में जॉब कर रहा है, तो अपनी मम्मी को कुछ पैसे भेजता है, वहां जॉब करता है, वहां पे कुछ इंग्लैंड में काम है, फॉल सीलिंग वाला, कुछ सीलिंग वगैरह डालना बनाना वगैरह ये काम करता है, तो वहां से पैसा भेजता है पेरेंट्स को, ये पैसा भी तो कंट्री में आ रहा है, इसको बोलते हैं वन साइडेड ट्रांजेक्शंस। मतलब उसने अपनी मम्मी को पैसा दे दिया, मम्मी ने रख लिया, उसके बदले में कुछ नहीं दिया उन्हें, ये वन साइडेड है, तो इसको बोलते हैं वन साइडेड ट्रांजेक्शंस। ये भी पैसे कंट्री में आते हैं और कंट्री से जाते भी हैं। मान लीजिए आप पढ़ने के लिए यूएस चले गए, पापा ने यहाँ से आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए डलवा दिए, तो वन साइडेड तो है, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आया और यहाँ पे यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड गया, ये गिफ्ट्स हो गई, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स कह लो। गिफ्ट्स एंड ग्रांट मान लेते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन, तो करंट अकाउंट में ये सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ये पता होना चाहिए, काम का काम इतना ही मैटर है, और किस साइड में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, किस साइड में क्या रिकॉर्ड होगा और कौन से अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होगा, बस ये 2 बातें पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन लगभग 90% ठीक हो जाएगा। चौथा है इनकम रिसिप्ट। हमारी जो कंपनी अब्रॉड में काम कर रही है, वो कंपनी प्रॉफिट तुम्हारी कंट्री भेजेगी ना, तो ये इनकम रिसिप्ट आ गए यहाँ पर, और ये इनकम को जो बाहर पेमेंट करते हैं, पैसा जा रहा है, यानी कि रेंट बाहर से अगर आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, बाहर से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, बाहर से कोई डिविडेंड वगैरह प्रॉफिट्स आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे, तो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स लिख दिया मैंने, ये प्रॉफिट मान लो उसको। ये 4 ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में होते हैं, ये पता होना चाहिए। इनकम रिसिप्ट एंड इनकम पेमेंट। इनकम रिसीट मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऊपर ट्रांसफर इनकम है, नीचे फैक्टर इनकम है, दोनों ही इनकम करंट अकाउंट का पार्ट है। सैलरी हाँ वो आ गया, आएगा बिल्कुल, जितनी फैक्टर इनकम है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड यही आएगा। फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी। तो क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनफ्लो, और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, आउटफ्लो। पैसे का जाना डेबिट है, पैसे का आना क्रेडिट, इंडिया में आना क्रेडिट, हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बैलेंस ऑफ फंड कुछ नहीं है, बस ये बाहर से लेन देन का ये हिसाब किताब है, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं कंट्री के रेजिडेंट बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1 साल के अंदर, उसका रिकॉर्ड है। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक लेखा जोखा, जो भी लेन देन किया रिकॉर्ड रखना पड़ता है ना सबको, इतना कि बाहर जो मर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्री में हो रहा है किसी को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, कि हम घाटे में हैं कि हम फायदे में हैं, रिकॉर्ड नोट किया जाता है। इसमें से जो ट्रांजैक्शंस आपने ये देख रहे हो आप, ये गुड्स का ट्रांजैक्शन देख रहे हो आप, ये वाला, इसके डिफरेंस को, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट तो चैप्टर का नाम है, वो पूरा तो अकाउंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा, सिर्फ गुड्स वाला, ठीक है आदित्य, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, दोनों का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अब ये डिफरेंस आदित्य पॉजिटिव कब होगा, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव कब होगा, किस केस में, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे और इंपोर्ट कम होंगे। और बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव कब होगा, जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे एक्सपोर्ट से। और ये बैलेंस कब होगा, जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम गुड्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स से कंसर्न है, ये ध्यान रखना। बाकी ये करंट अकाउंट हो गया। तो करंट अकाउंट क्या है, दोज अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिटरी ट्रांजैक्शंस, इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट, ये अकाउंट करंट अकाउंट है।
तो करंट अकाउंट में 4 ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। करंट अकाउंट में सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी। अब मान लीजिए क्रेडिट ज्यादा हो गया और डेबिट कंट्री में कम हुआ, तो ये है करंट अकाउंट सरप्लस। $10 का सरप्लस कंट्री में है, $10 का क्रेडिट हुआ है, $40 का डेबिट हुआ है, $10 का बेनिफिट है, ये करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अगर उल्टा हो जाए, 40 रुपीज क्रेडिट हो और 50 डेबिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, $10 का करंट अकाउंट डेफिसिट आ गया। तो करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो कंट्री को बोरो करना पड़ेगा, बोरिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट में सरप्लस है तो कंट्री उधार देगी, लैंडिंग होगी। बट ये चार्जिंग मतलब ऑफ है, बट इज ऑन गोइंग। ठीक, तो करंट अकाउंट सरप्लस आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, और करंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इतना ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कौन सा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में लिखते हैं और ये देख सकते हैं इस तरह से। ठीक, रेंट पूछ सकते हैं कौन से अकाउंट में आता है, तो करंट अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट पूछ सकते हैं कौन से अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में आता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। अब दूसरा एक अकाउंट और है इसके साथ में, वो है कैपिटल अकाउंट। इक्वल भी हो सकता है। हाँ, इक्वल भी हो सकता है। कैपिटल अकाउंट की भी 2 साइडें होती हैं, एक क्रेडिट साइड, एक डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो किसी कंट्री की एसेट लायबिलिटी को चेंज करे। अगर हम बाहर से उधार लेंगे तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि इसको हम लिखेंगे बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि पैसा कंट्री में आ रहा, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा है इसको क्रेडिट साइड में लिखा है, बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पैसा कंट्री में क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, इससे लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो गया। लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए हमने इसे लिखा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आने का रीजन लायबिलिटी का बढ़ना है, और क्रेडिट साइड में आने का रीजन इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट में तो लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट कम होगी। डेबिट साइड, अगर हम लैंडिंग करते हैं, उधार देते हैं, तो पैसा बाहर गया इसलिए डेबिट साइड में है, और एसेट बढ़ गई, उधार देने से इंटरेस्ट की इनकम आएगी तो एसेट हो गई हमारी। तो वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो लायबिलिटी एसेट्स को चेंज करते हैं, गवर्नमेंट की या रेजिडेंट्स की। बोरिंग्स एंड लैंडिंग। सेकंड ट्रांजैक्शन, हमारी कंट्री में बाहर के लोग इन्वेस्ट भी तो करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आ रहा है, लायबिलिटी बढ़ा रहा है हमारी, वापस भी तो करना है पैसा, और हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, तो कंट्री की एसेट बढ़ रही है। तो क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं, कंट्री में पैसे आ रहे हैं। डेबिट साइड में क्यों लिखते हैं, कंट्री से पैसे, कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। कैपिटल अकाउंट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी एसेट को चेंज कर रहा है। ठीक, तो ये 2 ट्रांजैक्शन। तीसरा एक लास्ट ट्रांजैक्शन और है, अच्छा जो ऊपर के 4 ट्रांजैक्शंस देख लिए आपने करंट अकाउंट में, ठीक, और 2 ट्रांजैक्शन, ये 6 ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं
इसका नाम होता है, इन 6 का मिला के बोलते हैं ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। ये ध्यान रखना। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस है, 4 करंट अकाउंट के हैं, 2 कैपिटल अकाउंट के। इनको ऑटोनमस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रॉफिट का आना जाना, ये 6 ट्रांजैक्शन जो है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, इसलिए इनको ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ठीक। और इसमें ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस की अगर कंट्री में क्रेडिट कम है, यानी क्रेडिट्स इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस लेस है डेबिट इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस, तो कंट्री को बोलते हैं कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पूछा जाए, ध्यान रखना ऑटोनमस क्रेडिट साइड कम है इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस की, डेबिट साइड से इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस। वो 6 ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। हाँ, बीओपी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बोलते हैं इसको। ये इस बार सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है 12th क्लास में। हाँ, इस बार सिलेबस में और ये ऐड हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। फंक्शंस ऑफ मनी ये ऐड हो गया है। हाँ, आप पढ़ के निकलिए जल्दी जल्दी। हाँ, पॉवर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सिलेबस से हट गए हैं। सबसे बड़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हाँ, सर मतलब उसके ना जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी होती है, काफी इजी है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो यार हाँ, डेटा तो डेबिट इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस ज्यादा, क्रेडिट इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस कम है, डेबिट्स इन ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस के ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। ठीक। अब नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो तो बैलेंस ही होगा। तो नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जितना क्रेडिट साइड उतना डेबिट साइड भी होगा, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि व्हाट इज करंट अकाउंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट साइड थोड़ी कम है, ऑटोनमस ट्रांजैक्शन में डेबिट साइड ज्यादा है। तो ये 4 वो अकाउंट ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के और 2 ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के, ये 6 ट्रांजैक्शंस हैं ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस। ऑटोनमस ट्रांजैक्शंस दोनों अकाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, करंट में भी आते हैं और कैपिटल में भी आते हैं। ठीक। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब किताब है, एक शॉर्टकट पेज में ही आपने देख लिया। ये इतनी बात हुई। हाँ, एक ट्रांजैक्शन बच गया है इसमें करने के लिए। ये डेबिट लिखा है, मैं लिखता हूं यहां पर, एक ट्रांजैक्शन है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझाता हूं ये क्या है। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जिससे आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज से बेचे। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें चक्कर नहीं पड़ना, कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है ऑटोनमस ट्रांजैक्शन में, तो आरबीआई उस डेफिसिट को या सरप्लस को बैलेंस करता है इस ट्रांजैक्शन के थ्रू। कभी कभी वो अपना डॉलर मार्केट में बेचता है, कभी डॉलर मार्केट से खरीदता है। उसका पर्पस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस शीट तो अल्टीमेटली बैलेंस होगा। ठीक। तो इसको बोलते हैं, इस दोनों ट्रांजैक्शन से जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बोलते हैं चेंज इन
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है इसके थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ठीक किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ये लास्ट वाला ट्रांजैक्शन जो है एकोमोडेट करता है। अगर सरप्लस है तो आरबीआई का अपना जो रिजर्व है बढ़ेगा, अगर डेफिसिट है तो रिजर्व आरबीआई का कम होगा। आरबीआई इस ट्रांजैक्शन के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ठीक करता है। डेफिसिट है या सरप्लस है उसको बैलेंस करें। ठीक, इतनी ही बात ध्यान रखना। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए लाया जाता है। ठीक, इतनी ही एक पॉइंट ध्यान रखना, बाकी सिर्फ बहुत अंदर डीप में चली जाएगी वो। तो 6 ट्रांजैक्शन एकोमोडेटिंग है, ऑटोनोमस है। बस ये लास्ट वाला करंट अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ठीक करेगा वो एकोमोडेटिंग एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। इसका पर्पस सरप्लस या डेफिसिट को ठीक करना है। वो सब प्रॉफिट मोटिव की जाती है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो भी 6 ट्रांजैक्शन, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस से या डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं है। ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट का चक्कर और एक एक्सचेंज रेट। ठीक है, बीए इतने से काम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इतने। हाँ, इतने से काम आप चला ले जाएंगे फिलहाल। एक छोटा सा टॉपिक पीपीसी कर्व भी है, बता दूं क्या? अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 11th क्लास का था वो आपको। हाँ, पीपीसी कर्व। हाँ हाँ, आपको तो करना नहीं था ये, अब है। लेकिन देख लो सिलेबस अपना एक बार, है ना? ये चेक कर लो। पहले 2 यूनिट्स उसमें है। हाँ, उसमें है, ये है कंफर्म। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है का इंट्रोडक्शन यूनिट आ रही है। और आपका तो टॉपिक कटा हुआ था, ये पढ़ा नहीं होगा आपने, नहीं पढ़ा ना? Sir, what is microeco? Central problems. इसके consumer equilibrium में आ रहा है meaning, attainment of equilibrium through. नहीं, वही स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है ना, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोइको की सेंट्रल प्रॉब्लम्स। पीपीसी उसी के अंदर है, स्पेशल मेंशन नहीं है नाम से ना। कंज्यूमर नहीं, ये नहीं, वो टॉप पे होगा स्टार्टिंग। कंज्यूमर इकोनॉमी, हाँ, और फिर डिमांड के अंदर नहीं आता ना, डिमांड में नहीं है, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में बस लिखा व्हाट इज माइक्रोइको और उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फिर नहीं है, फिर नहीं है। मैं एक बार फिर भी जो सिलेबस है साइट में उस पर देख लूंगा, साइड पे तो फिर नहीं है। काफी अच्छा पेज चल रहा है। काफी अब बस पेपर्स ही करने हैं, पेपर्स करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स आपको बस। मेन वही प्रॉब्लम रहेगी, मेन क्वेश्चन पेपर ही करते हैं। आरबीआई का कोई डिफिकल्ट टॉपिक उसमें कोई है ऐसी चीज जो समझने वाली है? मैं हल्का सा ले लूँ, या तो फिर एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मनी एंड बैंकिंग में। पर बता दूं हल्का। ठीक, एक बार हल्का सा बैंकिंग का एक आइडिया ले लीजिए बच्चे। वैसे डिफिकल्ट टॉपिक तो आपने पहले कर ही लिया है, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं जी।
मनी में मीनिंग, एवोल्यूशन, फंक्शंस, उसके बाद सेंट्रल बैंक का मीनिंग और फंक्शंस, और फिर कमर्शियल बैंक का मीनिंग और फंक्शंस। ठीक। फंक्शंस में सारे जी हाँ, बार्टर सिस्टम है। एवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम एक बार देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाएगा। हाँ, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम सुना है पहले कभी? गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करना। ये ए पर्सन है, इसके पास राइस है, ये बी पर्सन है, इसके पास व्हीट है, तो ये ए इसको बी को राइस देगा और बी से व्हीट ले लेगा। ये बार्टर सिस्टम। सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? इस सिस्टम में प्रॉब्लम तब आती है जब ए कहे कि मुझे व्हीट चाहिए, लेकिन बी कहे कि मुझे राइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब इसे बोलते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज तभी हो पाएगा जब दोनों को ये कोइंसिडेंस होना चाहिए कि जो चीज ए के पास है उसकी बी को रिक्वायरमेंट है, और जो बी के पास है उसका ए को रिक्वायरमेंट है। ऐसा कोइंसिडेंस हो गया, ये कोइंसिडेंस की बात है, तब तो एक्सचेंज हो पाएगा। नहीं है कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं हुआ तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कभी कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं मिलता, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, lack of double coincidence of want। वो ना मेजर भी नहीं कर सकते, तो एक सेम हाँ। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आदि? अब ये दिक्कत आ गई, तो यहाँ पर एक मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, हमने बी ने ए को कुछ पैसे दे दिए, कागजी करेंसी दे दी, और राइस ए से राइस ले लिया। अब ए के पास पैसे आ गए, ए जो भी चीज चाहिए इसको पैसे दे के आप ले सकते हो। ठीक, तो मनी कुछ नहीं करता, मनी जस्ट एक इंटरमीडिएट है, एक मीडियम है जिसके थ्रू चीजें यहां से वहां ट्रांजैक्शंस होती है। तो मनी, ये जो प्रॉब्लम आई थी, इसी ने मनी को इंट्रोड्यूस किया। तो मनी का मेन फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। 9-10 से पढ़ के आ रहे हैं, मनी बस एक मीडियम का काम कर रहा है, उसके थ्रू चीजें यहां से वहां जाती है। मनी की कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई गुड्स नहीं है, वो बस वो ट्रांजैक्शन का काम करती है। अगर हमें गुड्स लेनी है तो पैसे देने होंगे तो गुड्स आ जाएगी। जिसको हमने पैसे दिए उसे कोई गुड्स चाहिए, वो आगे किसी को पैसे दे दे तो गुड्स ले लेगा। तो ये जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है सुरभि जी। ठीक, दूसरी चीज है कि अच्छा हाँ, डबल जब ये सिस्टम चलता है तो यहाँ पे सेल और परचेज दोनों एक साथ होता है। लेकिन मनी के आने से सेल और परचेज दो अलग अलग चीजें हो गई। अब इसको सिर्फ सेल्स करनी है, दो मार्केट अलग हो गए, बायर्स का मार्केट अलग हो गया, सेलर्स का मार्केट अलग हो गया। अब इन्हें सिर्फ सेलर्स मतलब बेचने फोकस करना है, खरीदने की टेंशन नहीं है, खरीद कहीं और जाके लेंगे। ये सेल एंड परचेज दोनों एक्टिविटीज अलग अलग हो गई, इससे ट्रेड फैसिलिटेट हुआ, मार्केट बने। सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू, बच्चे ने बोला, लेता हूं मैं। यानी कि बार्टर सिस्टम के थ्रू सेविंग करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मनी के थ्रू हम परचेजिंग पावर को सेव कर सकते हैं। आज हम परचेजिंग पावर बचा सकते हैं, उसको फ्यूचर में स्पेंड कर सकते हैं। मनी को लेके चलना, पोर्टेबल करना बहुत इजी है, मनी से सेव करना इजी रहेगा, स्पेस नहीं लेता। गुड्स में स्पेस चाहिए, फिर वो उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती जाती है बार्टर सिस्टम। यहाँ स्पेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। तीसरा फंक्शन डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हम मनी के थ्रू लोन ले दे सकते हैं। यानी कि अगर मुझे 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है तो मैं आज आपसे 1 लाख लेता हूँ, फ्यूचर में आपको 1 लाख रुपए प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा। तो इससे कंट्री का फाइनेंशियल मार्केट बना, बैंक्स बने, बैंकिंग सिस्टम जनरेट हुआ। बार्टर सिस्टम में फ्यूचर के लिए लेन देन पॉसिबल नहीं है कि आज आपसे 1 लाख लूं और फ्यूचर में जाकर आपको 1,05,000 रुपए पे कर। तो मनी के आने से डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर में लेन देन पॉसिबल हो पाया है, इससे बैंक जनरेट हुए, ये भी काम है मनी का। और फोर्थ, एक फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मींस बार्टर सिस्टम में 1 kg राइस की वैल्यू है 1 पेयर ऑफ शूज,
1 केजी राइस की वैल्यू है 1 केजी शुगर, 1 केजी राइस की वैल्यू है 1 टी शर्ट, 1 केजी राइस की वैल्यू है 1 कोल्ड ड्रिंक। तो एक ही गुड्स की कई सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन जब मनी आ गई तो हम हर चीज को कि एक ही कॉमन यूनिट है रुपीज, हर चीज की वैल्यू को रुपीज में मेजर करेंगे कि एसी 35,000 रुपीज का है, राइस 200 किलो रुपीज के हैं, पर केजी रुपीज, 200 रुपीज पर केजी में मिल जाएंगे आपको। हर चीज की एक कॉमन यूनिट आ गई रुपीज, हर चीज की वैल्यू को हम सिर्फ रुपीज में मेजर करेंगे। बार्टर सिस्टम के अंदर कॉमन वैल्यू नहीं थी, तो इससे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जनरेट होता है, अकाउंट जनरेट होता है। जब एक कॉमन यूनिट आ गई तो कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ हम रुपीज में निकाल सकते हैं। तो ये 4 फंक्शंस मनी के हैं जो बार्टर सिस्टम नहीं कर पाया। हल्का सा एक आइडिया पहले भी होगा। एक है मनी सप्लाई, सप्लाई नहीं है ये, कोई नाम सप्लाई है। थोड़ा ब्रेक पानी नहीं पीना चाहते हो बेटा पी लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप जरा। तो मनी सप्लाई क्या मीनिंग है? वैसे क्या मीनिंग मनी सप्लाई? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी पब्लिक के पास कितना मनी है। जी बच्चे जानते हैं, बिल्कुल ठीक है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा है। सप्लाई जरूर नाम है लेकिन कोई सप्लाई नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने पैसे हैं। पब्लिक का क्या मीनिंग है? पब्लिक का मीनिंग 2 चीजों से होता है, एक इंडिविजुअल यानी कि हम सभी लोग, और एक फर्म्स यानी कि जो मनी को यूज करते हैं।
पब्लिक का मतलब ये हो गया, यानी पब्लिक है, सब जानते हैं पब्लिक। पब्लिक का मतलब फर्म और इंडिविजुअल, ये दो पब्लिक में आते हैं। इसमें आरबीआई के पास कितना पैसा है और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है ये इंक्लूड नहीं करते, पब्लिक का पार्ट नहीं है ये करेंसी का सप्लायर है, मनी को सप्लाई करते हैं, ये मनी को जो यूज करते हैं, दो चीजें हैं। इनके पास कितनी करेंसी है, तो ऐसे मेजर करते हैं। M1 मतलब कितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है, इक्वल टू CC करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, हमारे पास कितना पैसा है करेंसी कॉइन्स में। DD डिमांड डिपॉजिट्स, ये क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट मतलब जो पैसा आपका बैंक में है, यानी कि बैंक में दो अकाउंट होते हैं, या तो करंट अकाउंट में है या फिर आपका सेविंग अकाउंट में है। सेविंग अकाउंट होता है इंडिविजुअल्स का, हाउस होल्ड का, करंट अकाउंट होता है फर्म्स का। तो इन दोनों अकाउंट में कितना पैसा है जो आप चेक से कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक, वो है डिमांड डिपॉजिट्स। ये तो करेंसी एंड कैश में कितना पैसा आपके हाथ में। और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, यानी कि आरबीआई के पास कुछ पैसा वर्ल्ड बैंक का, IMF का, फॉरेन गवर्नमेंट्स का रहता है। तो ये भी पैसा हमारी गवर्नमेंट का नहीं है ना आरबीआई का, इसलिए मनी सप्लाई का पार्ट है, तो बहुत छोटा सा पार्ट होता है मनी सप्लाई का। CC प्लस DD प्लस OD, ये M1 कॉम्पोनेंट ही करना है, बाकी नहीं है, ये तो करना है सिर्फ। हाँ M1 है सिर्फ, नहीं M2 M3 M4 नहीं। So ये सबसे liquid form है। नहीं, जो आपका सिलेबस है वही रहेगा, पढ़ो उसमें देखो कहीं है। हर चीज में शायद डिलीट किया है। सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक, ये किसी का नहीं, सप्लाई का है। इसमें लिखा है मनी मीनिंग एवोल्यूशन फंक्शन, सेंट्रल बैंक मीनिंग फंक्शन फिर नहीं है, नहीं फिर मनी सप्लाई का अलग टॉपिक मेंशन होता है। अब आते हैं कमर्शियल बैंक के ऊपर। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है, इसके फंक्शन में क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन। वैसे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, पैसे बैंक में डिपॉजिट करना, डिपॉजिट commercial banks are those institutions which accepting deposit and advancing loan with the motive of earning profit. इनका एक फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन करना, ये पढ़ा होगा आपने। ये क्या होता है, सपोज करो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, यहां से क्वेश्चन MCQ भी बन सकता है। मान लीजिए आदि बैंक में गया, आदि ने बैंक में जाकर डिपॉजिट्स किए, मान लीजिए 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है, इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपए। बैंक ने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करते हैं कि आदि सारे पैसे नहीं निकालने आएगा, तो आदि के अकाउंट में करीब 20% के आसपास, जिसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व, रख दिया। ये रख दिया 200 रुपए के आसपास, 1000 का 20% 200 हो गया। बाकी बैंक के पास बच गया लोन देने के लिए, बैंक ने 800 पे लोन दे दिया। लोन किसको दिया, सुरभि को लोन दिया मान लेते हैं। सुरभि बैंक गई, सुरभि ने बोला कि सर 900 रुपए का लोन चाहिए मुझे और 800 का लोन चाहिए। बैंक ने कहा क्यों लोन चाहिए, तो सुरभि ने बोला कि सर वो मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज की फीस देनी है। तो बैंक ने कहा एक काम करो, 800 रुपए का चेक ले जाइए, जाके अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। इसके साथ कैश दे दो ना, कैश। कहते कैश नहीं देंगे, आपको किस लिए पैसा चाहिए, कॉलेज में देना है ना आपको, 800 देने हैं ना, चेक ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है आपको, एक्सेप्टेबल है। कैश क्यों चाहिए आपको, कैश नहीं देंगे हम। तो सुरभि ने 800 का चेक लिया और वो कॉलेज में जाके डिपॉजिट कर दिया। कॉलेज वाले सर ने वो चेक लेके सुरभि से जाके बैंक में डिपॉजिट करता कि पैसे उनके अकाउंट में आ जाए। तो उनके अकाउंट में कितना आ जाएगा, ये देखो बैंक में नए डिपॉजिट हो गए, ये कॉलेज के अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है 800, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि बैंक सोचा कि कॉलेज वाले भी सारे पैसे तो निकालने नहीं आएंगे, इसका 20% कितना हुआ 160, ये बैंक ने उनके अकाउंट में डाल दिया। और कितना बैंक के पास बच गया लोन देने के लिए, हाँ 640 बच गया। बैंक इतना अमाउंट किसी को लोन देंगे। लोन लेने के दिव्या पहुंची, दिव्या ने कहा सर 640 का लोन चाहिए। बैंक ने कहा मिल जाएगा, क्यों चाहिए, इसने बोला सर मुझे गाड़ी लेनी है।
तो बैंक ने कहा ठीक है 640 का चेक ले लो आप, लेकिन कैश नहीं, चेक लो आप। इसने 640 का चेक लिया, इसको पैसे से मतलब है, ठीक है। इसने 640 का चेक लेके अपने गाड़ी वाले शोरूम को दे दिया, गाड़ी वाले शोरूम में चेक लेकर बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। तो गाड़ी के शोरूम वाले के पास 640 उनके अकाउंट में आकर ये डिमांड डिपॉजिट्स, ये नए डिपॉजिट बैंक में क्रिएट होते हैं। प्रोसेस पे इसका 20% रख लेगा बैंक, कितना आएगा 128, जो डिफरेंस बच गया कितना 512 का। तो बस ये फिर लोन देता जाएगा। बैंक ऐसे काम करते जाएंगे। तो लास्ट में कितना बैंक ने टोटल लोन्स दिया और कितने बैंक के पास डिपॉजिट क्रिएट हुए, इसको समझेंगे एक फार्मूले के हेल्प से। फार्मूला ये है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। ये जो बैंक ने 20% कैश रिजर्व रखा है ना, इसी को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। तो 1 अपॉन 20% का सॉल्व करें अगर हम, तो ये 20% का मतलब हो गया 20 अपॉन 100, तो ये कट के आ गया 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, जो 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो होगा। अब बैंक ने कितना क्रेडिट क्रिएशन किया है, क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। तो क्रेडिट मल्टीप्लाई है 5 और इनिशियल डिपॉजिट हुआ था 1000। तो बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करेंगे वो 5000 का करेंगे। तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 5000, यहाँ आएगा 5000 का 20% बैंक ने कैश रखा हुआ है 1000, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4000। ये इस तरह से ये टेबल कंप्लीट मानी चाहिए। तो काम का ये है कि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक। और ये क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट, ये फार्मूला बताओ। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप ठीक कर लें। ये टोटल जो डिपॉजिट्स है इनिशियल डिपॉजिट, वो कैश रिजर्व के इक्वल ना आ जाए। एक बात ध्यान रखना, ये जो क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज, इनिशियल डिपॉजिट कितना है। अगर इनिशियल डिपॉजिट देखो बेटा, ये 1000 से बढ़कर 5000 हो जाता तो कितना बनता 25000 रुपए। तो अगर इनिशियल डिपॉजिट बढ़ेगा तो ये डिमांड डिपॉजिट्स भी, क्रेडिट क्रिएशन भी बैंक का ज्यादा होगा, बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे, ज्यादा डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज, ठीक। दूसरी चीज, ये बैंक का जो कैश रिजर्व रखा हुआ है। अब बताइए कैश रिजर्व अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्रेडिट क्रिएशन पर टोटल डिपॉजिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा रख लोगे आप रिजर्व में, लोन्स कम जा पाएंगे, ठीक है। लोन्स कम जाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है, कम क्रेडिट क्रिएट होगा, ये अमाउंट कम आ जाएगा। तो क्रेडिट क्रिएशन में और कैश रिजर्व में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट क्रिएशन ये इनवर्सली रिलेटेड है कैश रिजर्व के। 1 अपॉन LRR यहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। ये इनडायरेक्टली या इनवर्सली रिलेटेड है और इससे ये डायरेक्टली रिलेटेड है। इस प्रोसेस के दो अजम्पशन है कि सिर्फ एक ही बैंक है जो जिस बैंक से लोन लेता है उसी बैंक में आकर सारे डिपॉजिट करते हैं, चेक उसी बैंक में डालते हैं, एक ही बैंक है। और जो लेन देन होता है वो चेक के थ्रू होता है, कैश में नहीं, ठीक। चेक मिलेगा दिव्या को, सुरभि को यहाँ पर, और ये इनके कॉलेज को और गाड़ी वाले शोरूम को, उसमें चेक मिले, चेक जाके डिपॉजिट कर। जैसे बहुत अमीर है, जैसे लोकेशन मांगे, सर वो चाहे तो अपना बैंक खोल सकता है। हाँ बैंक खोल सकते हैं, लेकिन बैंक खोलने के लिए रिजर्व बैंक की परमिशन की जरूरत है, क्योंकि इसमें आम आदमी पैसा डिपॉजिट करता है ना, तो गारंटर कौन होगा। तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाई जाएंगी
कितना पैसा होना चाहिए, ये टर्म्स है। ये तो भी हमने काम वाम किया है, लोग तो लाख करोड़ में बैठे तो कितना ही पैसा बना देती है। कितना बनाते तो कितना बन जाता हो? 1000 रुपए जमा हुए, बैंक ने 5000 रुपए लोन दे दिए। 1 करोड़ का 5 करोड़ 1 करोड़ का 5 करोड़, का 500 करोड़। 10 लाख करोड़ का 50 तभी तो बैंकों में ऐसे चलते रहते हैं, इनके एटीएम खाली पड़े रहते हैं, वहां ऐसे चलते रहते हैं। 1000 पे उसको इंटरेस्ट देना है, 5000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 4000 रुपए इंटरेस्ट कमा रही है वो लोन पर। सेविंग अकाउंट में 1-2% देते हैं। सेविंग अकाउंट में 1-2% होता है, एफडी पे 5% के राउंड चल रहा है आज की रेट। इंटरेस्ट रेट काफी कम है। तो ये प्रोसेस होता है। जैसे ही क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ लिया आपसे कि बैंक का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 रुपए है, ये 5000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट है। लीगल रिजर्व रेशियो यानी कैश रिजर्व जो है वो 10% है। तो बैंक का टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना? टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना करेगी? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर लगाना है, फॉर्मूला 1/LRR। 10% को सॉल्व करना है, 10% मतलब 10/100, यानी कि 0.1, ये 10 आ गया। ठीक, क्रेडिट कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 वैल्यू आ गई, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू the credit creation equals to credit multiplier 5 into 5000 equals to like 10 into 50,000। ABC ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कितना पैसा क्रिएट हुआ। ठीक, ऐसे कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप से। फॉर्मूला याद रखना बस। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बीच में हम कई सारे पेपर्स, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार थोड़ी कॉन्सेप्ट हो जाए ना थोड़ा ताजा, पेपर सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जी। अब ये क्रेडिट क्रिएशन का जो प्रोसेस है, जो हमारा कंट्री का रिजर्व बैंक है आरबीआई, वो एक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा? आरबीआई हर साल मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। हर साल क्या मतलब, जब भी रिक्वायरमेंट इकोनॉमी की होगी तो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, जो भी लेटेस्ट भी कुछ दिन पहले आई थी, चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे पड़ी हुई है अभी। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्री का सेंट्रल बैंक है, काम है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल रखना। कितनी मनी सप्लाई, जैसे बॉडी में हमारे शुगर होती है ना, अगर वो ज्यादा हो जाए बीमार हो जाता है बंदा, शुगर हो गई जी बीमार हो गया। अगर बॉडी में ब्लड शुगर कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बैलेंस रखना है शुगर लेवल को बॉडी के अंदर। ठीक, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा आ गया तब भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया फिर भी दिक्कत है, बॉडी में ब्लड ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत है, कम हो गया तब भी दिक्कत है। तो हर चीज बिल्कुल, ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगी तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और कम मिलेगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो हर चीज की बैलेंस बनाई गई। वैसे ही इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई का एक बैलेंस होना जरूरी है, कभी ज्यादा होती है कभी कम हो जाती है, तो आरबीआई इसको ठीक कर देता है। कैसे ठीक करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें से इंस्ट्रूमेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे बताते हैं अभी। एक होता है क्वांटिटेटिव जी, वो कर लेंगे 2 मिनट की बात है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि मनी सप्लाई को ठीक करने वाले तरीके मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है सरकार। ये पॉलिसी बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके चीफ होते हैं कंट्री के आरबीआई के गवर्नर, बैंक के गवर्नर, और 2 लोग साथ में डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 लोग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे।
तो पूरी कमेटी बनाकर कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जो भी थोड़े दिन पहले आई थी। दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव में आता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्वालिटेटिव में आ जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहले देख लो बैंक रेट क्या है। आदि सुना है इसके बारे में पहले? क्या क्या है ये? जो बैंक जिस रेट पे लोन देते हैं, किसको? पब्लिक? नहीं, सेंट्रल बैंक जी, ये डायरेक्ट एक्शन। हाँ, ये डायरेक्ट एक्शन नहीं था, थोड़ा सा देख लेना एक बार, ये भी इसमें आता है। ये कंट्री का आरबीआई है, सेंट्रल बैंक। ये बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, पीएनबी को, ठीक। तो जिस रेट पर ये लोन देगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही बोलते हैं बैंक रेट। हाँ, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया एक दिन से ज्यादा के लिए। हाँ, अगर एक दिन के लिए लोन लिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगी, उसको बोलते हैं रेपो रेट, शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग लोन अगर लंबे टाइम के लिए लिया गया है, एक साल तक के लिए, तो वो बोलते हैं उसको, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बैंक रेट। तो रेपो रेट और बैंक रेट दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगा, ब्याज पर ही पैसा दिया जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया गया तो ये कमर्शियल बैंक को पैसा महंगा मिलेगा, ये कस्टमर को भी काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, लैंडिंग रेट ये बढ़ा देंगे, कस्टमर पैसा लेने नहीं आएगा, जो बोरिंग्स हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन पैसा लेगा? 10%, 12%, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो बैंक, कौन लेने जाएगा वहां 15%, 20% पे? तो बोरिंग कम हो जाएंगी। बोरिंग कम होने से बैंक जो क्रेडिट है क्रिएशन, वो बैंक का थोड़ा सा धीरे हो जाएगा। लोग बोरो तो करेंगे नहीं, ना दिव्या सुध भी जाएगी लोन लेने के लिए बैंक, तो बैंक लोन कैसे दे पाएंगे? इसके थ्रू मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। यानी कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन अगर कीमतें बहुत ज्यादा हैं तो आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाएगा, मनी सप्लाई कम कर देगा। उसके पास तरीके पता है कैसे सब करना है, ठीक। आजकल हर चीज तो हम क्रेडिट से लेते हैं, बैंक लोन से लेते हैं, फ्रिज भी बैंक लोन से आता है, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, फोन बैंक लोन से आता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई करेंगे तो फिर डिमांड हिसाब से कम हो सकता है। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ये पॉलिसी बनाई जाती है। और आरबीआई ने अगर ड्यूरिंग डिफ्लेशन है, यानी कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मनी सप्लाई को बढ़ाए, तो आरबीआई ये डिक्रीज कर देगा बैंक रेट, ताकि फिर बैंक, कमर्शियल बैंक भी लेंडिंग रेट काफी कम कर देंगे, लोग बोरो ज्यादा करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी चीजों की, और धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। यही सेम इफेक्ट आर। एक रिवर्स रेपो रेट क्या है? जी, कभी कभी कमर्शियल बैंक के पास फंड ज्यादा आ जाते हैं तो वो अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं, तो आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है इस पैसे पर, वही रिवर्स रेपो रेट, यानी कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई देता है इनको, यानी कमर्शियल बैंक चार्ज करते हैं आरबीआई से, तो रेपो रेट का उल्टा हो गया ना। रेपो रेट तो आरबीआई लेता है और ये कमर्शियल बैंक ले रहे हैं, तो ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। इन केस लगता है आरबीआई कभी कभी इन्फ्लेशन ज्यादा है, मनी सप्लाई कम करने की रिक्वायरमेंट है, तो रिवर्स रेपो रेट वो ज्यादा कर देगा, तो कमर्शियल बैंक पैसे के चक्कर में सारा पैसा रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कर देंगे कि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, सेफ्टी भी है पैसे की, सब डिपॉजिट कर देंगे, तो फिर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी,
डिमांड भी कम हो जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन है तो वो भी कम होने के चांसेस है। एक इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एसेट सिक्योरिटीज बस, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे रेलवे को प्रायोरिटाइज करना कंप्लीटली तो ऐसे नहीं, ये चीज नहीं है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स हुआ कि सरकार के पास एक कागज होता है, ये मान लो सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को लोन चाहिए, तो वो आरबीआई से कहती है कि भाई फंड का इंतजाम कीजिए, पैसे का इंतजाम कीजिए। तो गवर्नमेंट एक पेपर पे लिख के देती है कि एक पेपर होती गारंटी, तो आरबीआई कहता है गारंटी दो, कुछ लिख के दो आप। आरबीआई लिख के देती है पेपर के ऊपर कि हमें इतना लोन चाहिए इतने टाइम के लिए। वो पेपर मार्केट में बेचा जाता है, सिक्योरिटी बोली जाती है। उस पेपर को जो परचेज करेगा, मान लो आरबीआई ने ये पेपर दिव्या को बेच दिया, तो सिक्योरिटी मैंने सेल कर दी, सिक्योरिटी सेल कर दी, और पैसा दिव्या से सरकार के पास आ जाएगा, आरबीआई पास आ जाएगा। यानी कि जब सिक्योरिटी बेची जाएगी तो पैसा क्या हो जाएगा, मार्केट में कम हो जाएगा। यानी कि सेल ऑफ सिक्योरिटी से मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है, मार्केट में जो पैसा है वो कम हो जाएगा। बैंक लोन क्रेडिट कब कम कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। सिक्योरिटी सेल किए मैंने, सिक्योरिटी थी, आरबीआई ने सेल कर दी। अब आरबीआई इसको परचेज करेगा, वापस इनसे खरीदेगा तो पैसा देगा, ठीक, पैसा देगा तो पैसा इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी से हाँ बेचेगा, आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को बेचेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक से परचेज करेगा। अगर आरबीआई किसी इंसान को परचेज करती है, बेचती है, तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा बैंक के थ्रू ही आएगा। उसी घर में बोरी में रखा हुआ नहीं है पैसा, ये बोरी उठाता घर पे आकर, कोई एक आम आदमी भी लेगा तो पैसा तो बैंक के थ्रू ही देगा ना भाई, ठीक, पैसा तो बैंक से ही जाएगा। जी हाँ जी बोलिए, ठीक ठीक। तो पैसा तो बैंक से ही कम होगा, और कहां से कम होगा, जो मैं कहता हूँ हाँ वो डिसइन्वेस्टमेंट है जो आप कहते हैं। तो सिक्योरिटी खरीदना और बेचने का जो काम है, इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई खरीदता है, आरबीआई बेचता है, ये सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट का पेपर होता है, ये डिस्काउंट रेट पे बेचा जाता है, ठीक। जब इसको बेचते हैं तो मान लीजिए 100 रुपए की सिक्योरिटी है, हम उसको 95 का बेच देते हैं, मेरे पास कितने आए, 95 आ गए। तो जब हम परचेज करेंगे तो हम इसको 100 का परचेज करेंगे, इसको हम 100 रुपए देंगे, तो 95 5 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ ट्रेजरी बिल टाइप का, हाँ ट्रेजरी बिल होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। हाँ हाँ काम तो इकोनॉमी का ही हो रहा है ना सब चीजों से। हाँ जी आप कब खत्म करें बताइए, कब कितने टाइम कितने 11:30 मतलब 11:45 तक आपने, तो हम बंद कर देंगे, बस 5 मिनट कर देते हैं फोन के बाद में, ठीक। ध्यान नहीं रहा, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। इसके बाद में कभी कभी एक होता है एसएलआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन इनको आरबीआई के पास जाके रखना पड़ता है, इसी पैसे को कैश में रखना पड़ता है, सब कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और मान लीजिए 100 रुपए इनके पास है, 100 में से 5 रुपए इन्होंने आरबीआई के पास रख दिए, वो कैश रिजर्व रेशियो। अगर मनी सप्लाई कम करनी है हमें तो ये प्रोपोर्शन इंक्रीज करना होगा, यहाँ पैसे कम होते जाएंगे। एक होता है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या है कि जो अब 5 रुपए दे दिए, बचे कितने 95 में से मान लीजिए 5 रुपीज की इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखनी है, ये पैसा सिक्योरिटी के फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में नहीं होगा। कल मैं एनसीईआरटी से बजट पढ़ रहा था, आपका जो एनसीईआरटी की बुक है, मैं देखूं क्या कुछ नया है क्या।
उसमें लिखा था कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से भी पैसा बोरो करती है, और फिर बैंक में लिखा था SLR। जी, ये पैसा गवर्नमेंट ने ले लिया, मतलब गवर्नमेंट मतलब बैंक के लिए कंपलसरी है कि 5 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के रखे, मतलब पैसा गवर्नमेंट को चला जाए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आरबी बैंक के पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से कंट्री का फिस्कल डेफिसिट भी कवर होता है। अब ये क्वेश्चन मान लो मिला के आ जाता है दोनों चैप्टर से कि ये इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट ठीक करता है, SLR, CRR, क्या फिस्कल डेफिसिट, ये तो बैंक इंस्ट्रूमेंट है। वो परेशान होके वो क्वेश्चंस कुछ नया नहीं है, वही बुक से ही बनेंगे, इधर उधर जोड़ जाड़ के कहीं बनाए जाएंगे। ऐसा आगे तो बैंक भी मिल गया, ADS का वो भी मिल गया। IAS के एग्जाम्स में बड़ा सबसे बड़ा एग्जाम है NCERT, जिस सब्जेक्ट से भी आप एग्जाम दोगे उसकी NCERT से क्वेश्चंस आते हैं, और 10 लाख बच्चे वो सिर्फ एक 50 पेज की NCERT पढ़ते हैं, उसमें से 9,99,000 NCERT पढ़ नहीं पाते। महंगी बुक खरीदते हैं, 5,000 की 10,000 की बुक, मोटी मोटी बुक पढ़ रहे हैं आराम से, एकदम जबरदस्त से हमारा हो जाएगा। नहीं, पेपर NCERT से ही बनना है। वो मोटी मोटी 5,000 की बुक पढ़ के वो फेल हो जाते हैं बेचारे। आपको वही बुक देखना, वहां पे पढ़ोगे जब बुक में जाके ना, उसमें लिखा होगा ये फिस्कल डेफिसिट SLR से कवर होता है, ब्रैकेट में वहां लिखा है SLR। तो यहाँ कुछ बन सकता है कि फिस्कल डेफिसिट किस चीज से कवर होता है, तो SLR से कर सकते हैं कि ये पैसा सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना जरूरी है, वो पैसा कैश के फॉर्म में रखना जरूरी है। अगर दोनों रेज करेंगे तो बैंक के पास डिपॉजिट्स कम बचेंगे, मनी सप्लाई हिसाब से कम हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के पास, हाँ, वो सेंट्रल बैंक के पास आता है, कैश में फॉर्म में जाता है। SLR लिक्विडिटी के फॉर्म में जाएगा, वो सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना होगा। 5 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बैंक परचेज करेंगे। ठीक, सिक्योरिटी बैंक के अपने पास ही रहेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा एक है मोरल सुएशन, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव क्यों है ये? एक सेक्शन में अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रल बैंक, सुना है पहले कभी? सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को बोलते हैं कि तुम अब लेंड करो या मत करो, तो वो उन्हें कंट्रोल करता है। नहीं 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 नहीं, ये कमर्शियल, सुनो इसके बाद क्या है मोरल सुएशन। हाँ नहीं, मोरल सुएशन नहीं है, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? जो सिक्योरिटीज के अमाउंट, अगर आप बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो अपना घर का एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, कोलेटरल रखना पड़ेगा। घर की डॉक्यूमेंट की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, बैंक आपको कितना लोन दे देगा? 80 लाख। इसके इक्वल तो देगा नहीं। कल को अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई फिर बैंक को नुकसान हो जाएगा। बैंक आपको इसका 80%, 20% मार्जिन काटेगा और आपको 80% इसका यानी कि 80 लाख रुपए का लोन दे देगा। ये 20% जो मार्जिन काटा है, दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर 1 करोड़ घर है, बैंक ने 30% मार्जिन काट लिया तो आपको 70 लाख का लोन मिल पाएगा। कितना काटा मार्जिन, यही मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और ये इंक्रीज होती है तो आपको लोन कम मिल पाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक, और अगर ये कम करते हैं बैंक, 1 करोड़ का लोन है और बैंक आपको सिर्फ 5% मार्जिन काटते हैं, 5% मार्जिन, तो आपको 95 का लोन मिल जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। मार्जिन कम काटेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी। मार्जिन ज्यादा काट लेगा तो लोन कम मिल पाएगा। अब यहाँ 20% काटा, यहाँ 30% काट लिया। बात समझिए आदित्य? ठीक, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मोरल सुएशन, आरबीआई बैंकों को समझाता है कि आप इकोनॉमी की हमारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करें। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ प्यार से समझाना है कि आप आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करो, ध्यान से, इकोनॉमी का बेटर है, गलत काम मत करो। अगर बैंक नहीं मानते तो बैंक के खिलाफ फिर डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है, फिर उनपे पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो डायरेक्ट एक्शन बाद में आता है। ये मोरल सुएशन मतलब मोरालिटी की बात है, मोरालिटी होनी चाहिए, कैसे हमें काम करना है। सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, कंट्री को भी देखो। कमर्शियल बैंक से प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनका प्रॉफिट मोटिव रहता है। आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को बैलेंस करना, प्राइसेस को देखना, ये चीजें।
ठीक, ये मोरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एजुकेशन वाला बच्चा जाता है स्टडी के लिए, वो 1 करोड़ का घर रखेगा कोलेटरल में, बैंक उसको 20% मार्जिन काट के 30-80% दे देगा, अच्छा काम है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा, वो 1 करोड़ घर रखेगा, बैंक उसको 60% मार्जिन काट लेंगे, उसे 40 लाख रुपए ही देंगे। तो इसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट का जो इफेक्ट होता है वो सेक्टोरल होता है, किस सेक्टर में मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, किस सेक्टर में मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है, वो इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बैंक रेट रेपो जब चेंज होंगे तो उसका असर पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है, पूरी इकोनॉमी के वॉल्यूम पे पड़ जाता है पैसे के ऊपर। ये सेक्टर वाइज असर डालते हैं कि किस सेक्टर में मार्जिन कम रखना है, किस सेक्टर में मार्जिन ज्यादा रखना है। बैंक रेट चेंज हो गया फिर वो कोई सेक्टर वेक्टर नहीं है, पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा उसका। ठीक, ये चीज इसलिए बोलते हैं क्वालिटेटिव है, इसमें यही क्वालिटी है। वो क्वांटिटेटिव है, पूरी क्वांटिटी कम कर देंगे इकोनॉमी पैसे की। ठीक, कल मिलते हैं, आज इतना रखिए।